आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योर स्किल पार्ट 2। और इसमें जो पार्ट 1 था वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जिस पर्सन के पास अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कुछ रिस्क भी लेता है और फिर प्रॉफिट को गेन करने में अपनी पूरी जान लगाता है और इंडियन इकोनॉमी में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह के पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ड्राइविंग फोर्स मतलब कि एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो भी हम आइडिया यूनिक लेकर आए थे उस आइडिया को एग्जीक्यूट अगर हम करना चाहते हैं और एग्जीक्यूट करके मार्केट में अपनी जगह बना के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। इसका मतलब कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है और जो सोसाइटी होती है, इन दोनों की आपस में कनेक्टिविटी रहती है। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? गुड्स को और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। जो सोसाइटी उन बिजनेसेस को जो भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस बनाना चाहता है, अगर सोसाइटी उन गुड्स को खरीदती है या सर्विसेज को यूटिलाइज करती है तो एक बिज़नेस ग्रो होना शुरू हो जाता है और इसी तरह से मार्केट में उस एंटरप्रेन्योर के गुड्स और सर्विसेज की जगह बननी शुरू हो जाती है। तो उसमें उसके बाद लिखा है द मनी विच एन एंटरप्रेन्योर गेट्स इज़ यूज टू बाय द रॉ मटेरियल। इसका मतलब जब एक एंटरप्रेन्योर अपना सामान बेचता है या सर्विसेज बेचता है, बेचने के बाद जो उसके पास पैसा आता है उस पैसे से वो अपने गुड्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदता है और क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है या फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मनी का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो अगर रॉ मटेरियल खरीदेगा एक एंटरप्रेन्योर तो कहाँ से खरीदेगा? सोसाइटी से। अगर वो सैलरी पे कर रहा है तो उन एम्प्लॉयज़ को जो एम्प्लॉय उसी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी तरह से ही जो मनी सर्कुलेशन चलता रहता है, सोसाइटी भी ग्रो करती है और एंटरप्रेन्योर भी ग्रो करता है। तो दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है। ब्रिंग सम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन द सोसाइटी एज लिस्टेड बिलो। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, यहाँ से एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले यही लिखा है कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है कंट्री की, उसको इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि उससे अगर उनका बिज़नेस सेटअप हो जाएगा तो जो टैक्सेस पे होंगे और जो इनकम जनरेट होगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को काम मिलेगा जिससे बूस्ट हो जाती है एक कंट्री की इकोनॉमी। इसके बाद लिखा है कि आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट विद द न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि मार्केट में नए प्रोडक्ट्स की अपनी जगह बनाना और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, इससे भी इम्प्रूवमेंट होती है सोसाइटी की। नेक्स्ट लिखा है कि क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर एक अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करता है विद न्यू आइडियाज़, तो इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट लिखा है दे डू बिजनेस इन अ क्रिएटिव मैनर एंड हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। अपने यूनिक आइडिया को एंटरप्रेन्योर लेकर आता है मार्केट में, उसके लिए उसे एक टीम चाहिए होती है। टीम को जब बहुत सारे लोगों को काम मिलता है तो सोसाइटी में लोगों को काम मिलने के बाद फिर सैलरी भी मिलती है, जिससे वो जैसे रह रहे थे अब उससे अच्छी तरह से रहना शुरू करते हैं, जिससे सोसाइटी का स्टैंडर्ड जो होता है वो रेज होता है। इसके बाद लिखा है दे प्रोवाइड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लोकेलिटी, इम्प्रूव्ड नेटवर्क एंड गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जो भी कंपनीज़ एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखती हैं उनको आने ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का जो उनका खर्चा होता है वो कंपनी उठाती है या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जहाँ पे कंपनी सेटअप होती है उसके आसपास के एरिया को भी सुंदर बनाने की उसका ही कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर होता है और एरिया इम्प्रूव्ड होता है। इसके बाद क्योंकि सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैरिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो चैरिटी में कंट्रीब्यूट करने से भी सोसाइटी का वेलफेयर होता है, बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं एंटरप्रेन्योरशिप के सोसाइटी पर। नेक्स्ट इज सोसाइटी ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सम ऑफ दीज आर, सबसे पहला
जो इन्होंने लिखा है कि सोसाइटी भी एंटरप्रेन्योर्स को एक चांस देती है कि वो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें और कुछ ना कुछ उनके साथ भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाता है सोसाइटी का। वो कैसे आता है, जैसे कि कह रहे हैं कि सोसाइटी ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो अपना बिजनेस सेट कर सकें। फाइनेंशियल सपोर्ट भी सोसाइटी से ही मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को उनकी बिज़नेस को सेट करने के लिए। लॉज और पॉलिसीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं सोसाइटी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उनके फेवर में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नेटवर्क डेवलपमेंट भी सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को। इसके अलावा मार्केट भी उन प्रोडक्ट्स की नीड अगर दिखाती है और डिमांड को अगर इंक्रीज़ करती है तब भी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बूस्ट हो जाती है। एंड द लास्ट इज़ क्रिएट्स अ नीड फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और वो अच्छा निकला और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, फिर उससे आगे उसने अपनी फ्रेंड को बताया, इससे किसी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाती है और एक बिज़नेस जो है वो फ्लरिश करता है और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बूस्ट होता है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे सोसाइटी के एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ MSMES। सो इसमें लिखा है कि बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो बिज़नेस के अलग अलग जो हैं वो साइज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं बिज़नेस का वही टाइप बन जाता है। तो इसमें लिखा है MSMEs का मतलब है, सबसे पहले M जो है वो किसके लिए आता है, माइक्रो के लिए। S किसके लिए आता है, स्मॉल के लिए। अगेन जो M दिया है वो किसके लिए आएगा, मीडियम के लिए। E किसके लिए आएगा, एंटरप्राइजेस के लिए। दैट आर प्राइमरली इंगेज इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़। इसका मतलब कि आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, वो बिज़नेस के अलग अलग साइजेस हैं क्योंकि हमने उसको जितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया होगा बिज़नेस उतने ही तरह से गुड्स प्रोड्यूस करेगा और प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट करेगा। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या है, उसको अलग अलग मनी के हिसाब से और टर्नओवर के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। जो माइक्रो बिजनेस होते हैं उनके लिए आप मान के चलिए नॉट मोर देन ₹1 करोड़ नीड होती है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ से कम पैसा लगाया है तो आपको टर्नओवर 5 करोड़ का मिल ही जाएगा, 5 करोड़ के आसपास। 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिल सकता है क्योंकि जितना हमने पैसा लगाया उसी के इंटू 5 हमें हमारा टर्नओवर होता है। तो उस बिज़नेस को जिसमें 1 करोड़ से कम पैसा लगाया है वो माइक्रो बिज़नेस होता है। जिसमें आप 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगाते हो, नॉट मोर देन ₹10 करोड़, तो उसका टर्नओवर कितना आएगा, इंटू 5 करके 50 करोड़ आएगा। तो उस तरह के बिज़नेस को हम कहते हैं स्मॉल बिज़नेस। ये कैसे कैटेगराइज किया हमने मनी के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज किया, जितना मनी हमने इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंगली बिज़नेस के टाइप को कैटेगराइज किया। नेक्स्ट है मीडियम बिज़नेस। मीडियम के अंदर हम 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगाते हैं, उसका टर्नओवर हमारे पास 250 करोड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 1 करोड़ से कम अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपना कोई एक बिज़नेस स्टार्ट करता है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उस तरह के बिज़नेस को आप कौन से टाइप में रखोगे, माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम। इसीलिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर आप यंग जनरेशन हो, आपके पास यूनिक आइडियाज़ हैं या फिर आपके पास अभी यूनिक आइडियाज़ नहीं है बट आपके पास एक ड्रीम है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन क्वालिटीज़ को हम देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 3-4 क्वालिटीज़ लिखने के लिए दे देते हैं या फिर आपको बोलते हैं कोई सी भी 2 क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करो। तो ये डिपेंड करता है कि द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन 1 मार्क का है या 2 मार्क का है। तो जो अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो 2 मार्क्स का आएगा और सिर्फ क्वालिटीज़ लिखने के लिए बोला जाएगा तो 1 मार्क का होता है। तो सबसे पहली क्वालिटी है इसकी हार्ड वर्किंग। सो हार्ड वर्किंग पर्सन ही एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। वो कभी भी आलस नहीं दिखाता है, हमेशा अपने काम के लिए तैयार खड़ा रहता है, उसे हर वक्त अपना बिजनेस ही दिखाई देता है और वो छुट्टी वाले दिन भी अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के आइडियाज़ को इन्वेंट करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। सो अगर आप हार्ड वर्किंग हो देन यू कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर।
उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक। सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके अंदर एक तो रिस्क पावर होती है, वो टाइम और मनी का हमेशा रिस्क लेते हैं। उनके पास ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसके अंदर वो ये सोच के रखते हैं कि मुझे ये ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए कितना रिस्क लेना है, और वो उस चीज़ से डरते भी नहीं हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक पीपल, इन्होंने बोला है कि हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चलती ही रहती है और वो कुछ यूनिक सोचते ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट। सो इसका मतलब ये है कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ही काम करते हैं, टीम को लीड करते हैं, टीम के बॉस होते हैं, वो टीम के साथ ही रहेंगे, बट वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमेशा उन्हें यही लगेगा कि मैं लीडर हूँ और मेरे अकॉर्डिंगली टीम चलेगी, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करवाना है। वो किसी पे डिपेंडेंट ना होके खुद से ही दूसरों को अपने अकॉर्डिंगली चलाते हैं। सो वो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। सो सेल्फ कॉन्फिडेंट का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि जितना रिस्क मैंने लिया है उतना रिस्क मैं बेयर कर सकता हूँ। कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उसे आराम से फेस कर लूँगा या कर लूँगी, और उसे अपने पे विश्वास रहता है कि मैं हर मुश्किल से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एंथुसियास्टिक। सो हमेशा जोश से भरे रहना और हमेशा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना, अपनी टीम को बूस्ट अप करना, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं एक एंथुसियास्टिक पर्सन की और एक एंटरप्रेन्योर की। अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे रहते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट इज़ प्रिजर्वेंट। सो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो उनको पता होता है कि अगर उनका एक आइडिया एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो वो दूसरा आइडिया अपने माइंड में पहले से ही तैयार करके रखते हैं। और अगर उनका बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पा रहा है किसी ना किसी कारण, तो वो दूसरे आइडिया के साथ अपने बिजनेस को फिर से सेटअप करने की कोशिश करेंगे। उनके पास एक बैकअप प्लान रेडी रहता है और वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। ठीक है। तो वो पर्सन होते हैं प्रिजर्वेंट, जिनके पास एक आइडिया एग्जीक्यूट ना हो तो वो सेकेंड आइडिया के साथ दोबारा से खड़े हो जाते हैं अपने बिजनेस को सेट करने के लिए। सो ये है सारी क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर जो अभी हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं एक एंटरप्रेन्योर की, वो हम पढ़ेंगे। सो जो भी वो इंडस्ट्री बिल्ड करेगा एक एंटरप्रेन्योर, या फिर जो भी अपना आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, उसमें जितनी भी एक्टिविटी होंगी उसकी सारे डिसीजन वो खुद लेगा। रोज़ क्या होने वाला है, कौन क्या काम करेगा, कहाँ से गुड्स खरीदेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, सारे डिसीजन एक एंटरप्रेन्योर ही लेता है। सो एंटरप्रेन्योर का मेन पर्पस यही होता है कि बिज़नेस प्लान्स को बनाना। वो इस तरह से प्लान बनाता है जिससे फ्यूचर में जो उसने सोचा होगा वैसा बिज़नेस खड़ा हो जाए। तो उसे पता है कि कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कौन से लोगों को हायर करना है, किन को कहना है कि कौन सा काम कौन करे, पूरे प्लान का सेटअप और फिर पूरे बिजनेस को सेट करना, हर एक की ड्यूटी पे अपनी नज़र रखना, वो सारा का सारा काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर ही करता है। नेक्स्ट इज़ डिवाइड इनकम। सो जब एंटरप्रेन्योर मनी अर्न कर लेता है, जितनी मनी उसके पास आ गई, अब उस मनी को वो कैसे डिवाइड करेगा, कितना पैसा मटेरियल बाय करने के लिए रखना है, कितना पैसा रेंट पे करने के लिए रखना है, कितने पैसे से सैलरी पे करनी है, तो मनी डिवीजन भी एंटरप्रेन्योर खुद करेगा। नेक्स्ट इज़ टेकिंग रिस्क। सो इट मीन्स कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है और एंटरप्रेन्योर उस हर रिस्क के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं कि क्या पता आग लग जाए उनके एरिया में, या फिर कुछ आइटम्स लॉस्ट हो जाएं, या फिर चोरी हो जाए, किसी भी तरह का रिस्क अगर आ जाता है तो एंटरप्रेन्योर पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहता है कि रिस्क को हम आराम से बेयर कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। सो एंटरप्रेन्योर अगर एक प्रोडक्ट न्यू आइडिया को मार्केट में लेकर आते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो सेकंड आइडिया भी लेकर आएंगे, फिर वो थर्ड आइडिया भी लेकर आएंगे। हमेशा नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए। उनका क्योंकि माइंड क्रिएटिव होता है तो वो क्रिएटिव आइडियाज़ को मार्केट में लेकर आते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा एक्सेल कर सके मार्केट में। ठीक है। तो ये सारे क्या थे, फंक्शंस या फिर फंक्शनैलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हमने अभी पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है और एंटरप्रेन्योर की क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इनोवेटर और क्रिएटर, इसका मतलब एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्रिएटर होता है या फिर उनकी यूनिक आइडियाज़ होते हैं, इसीलिए हम उसको इनोवेटर भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट इज टीम बिल्डिंग, एक टीम कैसे सेट करनी है वो एंटरप्रेन्योर को पता होता है। टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करना और समय के अकॉर्डिंगली चलना, ये भी एंटरप्रेन्योर का ही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जितना पैसा मार्केट में लगाया है अपने बिजनेस में, उसको रेज कैसे करना है, उसको प्रॉफिट कैसे जनरेट करा के अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करना है। तो एंटरप्रेन्योर अपने कैपिटल को रेज करने के लिए और वेल्थ को क्रिएट करने के लिए ही बिजनेस चला रहा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। तो फिर वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे आइडियाज़ लेकर आएगा, अपने मनी को सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, शेयर्स खरीदेगा, और जिससे उसकी मनी या फिर उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाए। अगर उसका बिजनेस बढ़ेगा तो वहाँ से भी तो इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी को जो है वो रेस मिलेगा। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर का बिजनेस फ्लरिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए एंटरप्रेन्योर को अपने पैसे को अलग अलग जगह पे लगाना पड़ता है और जिससे उसको अच्छा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल का मतलब ये है कि जब भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, अलग अलग लेवल्स की जॉब निकलेंगी, तो उस जॉब्स को फिल करना, सिलेक्शन करना, और हर ये जॉब से रिलेटेड भी, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी सारा काम जो है वो एक एंटरप्रेन्योर ही करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग जॉब्स एट द वेंडर्स एज वेल एज द पार्टनर्स एंड। इसका मतलब अगर किसी को पार्टनर बनाया बिजनेस में, तो अगर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हमारे पार्टनर या हमारे वेंडर्स की तरफ भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, वहाँ पे भी लोग अपॉइंट होंगे। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जब एक एंटरप्रेन्योर फ्लरिश करता है, अपने बिजनेस को सेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। सो इसका मतलब ये है कि जब भी हम एंटरप्रेन्योर को देखें या एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर होने की कोशिश करें, तो हमारे माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा एम्प्लॉयज़ का, जो इकोनॉमी रेज होगी, जो हमारे वेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, कैपिटल रेज होगी, ये एकदम से नहीं होगी। इसको थोड़ा थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे समय से विदिन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एक बिज़नेस ग्रो होता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट में आता है। तो इस तरह समय लगते लगते ही कोई भी बिज़नेस फ्लरिश करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में, पूरे पीरियड ऑफ टाइम में एक एंटरप्रेन्योर को अपने प्रोसेस को कंसिस्टेंट रखना है, अपने काम को रोकना नहीं है, अपने वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है, अपने बिज़नेस को उसी तरह से चलाते रहना है, और एक ना एक दिन वो बिज़नेस फ्लरिश हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई है। ऊपर क्या टाइटल था हमारे पास, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो इसका मतलब ये सारे रोल हो गए, ये सारे के सारे रोल हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि ऊपर इन्होंने फंक्शंस लिखे हैं, फिर नीचे रोल भी लिखे हैं। तो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर में इन्होंने यही लिखा है कि वो डिसीजन पावर है उसके पास, बिजनेस को मैनेज करता है, इनकम डिवाइड करता है, रिस्क लेता है, न्यू आइडियाज़ लेकर आता है। रोल में भी क्या लिखा है वही चीज़ लिखी है। तो आप इन चीज़ों को एक दूसरे की जगह पे लिख सकते हो, मतलब फंक्शंस में और रोल को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ रोल एंड फंक्शन, तो आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट ये हैं और यहाँ पे 6 पॉइंट हैं। तो आपको अगर रोल भी आ जाता है और आपको फंक्शन भी आ जाता है, आप इन्हीं वाले पॉइंट्स को लिख देना, कोई गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। An entrepreneur does the maximum utilization of resources for the production and management of his business, which plays an important role in the development of any country. The importance of an entrepreneur for the development of the country are listed below. एंटरप्रेन्योर बहुत सारे काम करता है अपने बिजनेस को सेट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि एंटरप्रेन्योर के तो रोल ही बहुत सारे हैं, और अगर एंटरप्रेन्योर खुद से खड़ा नहीं रहेगा तो फिर उसका बिजनेस भी फ्लरिश नहीं हो सकता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो एंटरप्रेन्योर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं एंटरप्रेन्योर, जैसे कि ये चीज़ें लिखी जाती हैं प्रोडक्ट्स के पीछे
कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया है, ये इको फ्रेंडली है, इसमें चाइल्ड लेबर सपोर्ट नहीं होता है। तो ये नई चीज़ें पहले मार्केट में नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे पोल्यूट करते हैं हमारे प्रोडक्ट, कैसे हम एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं, केमिकल फ्री बना रहे हैं कैसे प्रोडक्ट को। तो ये चीज़ें पहले पता नहीं थी, बट ये न्यू चीज़ें सोसाइटी को अवेयर करवाते हैं एंटरप्रेन्योर। इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा है, न्यू वैल्यूज़ ऐड करी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये तो हमारे ख़त्म हो गए इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। लास्ट आई थिंक यही है, लास्ट, हाँ ये लास्ट है बेटा, मिथ और द मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। कि कई लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो सच्चाई नहीं है, वो मिथ है। तो वो कौन कौन से मिथ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो कई लोगों को ये लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं ना, वो गॉड गिफ्टेड है, मतलब वो बाय बर्थ ही इंटेलिजेंट थे इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर बन पाए, पर ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली आप अपने किसी भी काम को करते रहते हो, आइडियाज़ पे काम करते रहते हो, फेल होते हो, फिर से दोबारा खड़े हो जाते हो, फिर से फेल होते हो, फिर से खड़े हो जाते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बन पाते हो। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आए हैं मार्केट में, सबके आइडियाज़ इतने अच्छे नहीं थे, बहुतों ने फेलियर देखा और फिर उसके बाद ट्राई करते गए और फिर उन्होंने सक्सेस फेस करी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं है कि भाई सारे एंटरप्रेन्योर्स के ब्रेन में पहले से ही ग्रेट आइडियाज़ आ जाते हैं। ट्राई बार बार करने पे और अपने आइडियाज़ पे काम करने पे ही यूनिक आइडिया जाके क्रिएट होता है। तो ये भी एक मिथ है। थर्ड वन इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ अ गुड आइडिया, कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो आपके पास सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना चाहिए और आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ये भी एक मिथ है, सिर्फ एक अच्छा आइडिया इनफ नहीं है। आपको अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है और तो उसके लिए आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे रिसोर्सेज भी होने चाहिए, आपके पास एक ऐसी मार्केट भी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। तो सब चीज़ें मिल के ही एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाती हैं और एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बिजनेस आइदर फ्लरिशेज और फेल्स। इसका मतलब लोग ये सोचते हैं कि या तो बिज़नेस चलेगा या तो फेल हो जाएगा, बीच की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो अगर अच्छे से चल गया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अदरवाइज़ आप फेल हो जाओगे। तो फेलियर की कैटेगरी में अगर आओगे तो दो ही कैटेगरी होती है लोगों के लिए, तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट इज़ एंटरप्रेन्योर्स टेक लॉट्स ऑफ रिस्क। सो कई लोग ये सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा इतना सारा रिस्क उठाते हैं ना, इसीलिए वो फ्लरिश कर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिचुएशन को देखना होता है और सिचुएशन को देखने के बाद, रिस्क कैलकुलेट करने के बाद ही एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है। एवरी टाइम बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेता है। एंड द लास्ट इज़ अ लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा आइडिया कैसा है और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। या फिर हम कहीं से पैसे ले सकते हैं, तो हमारे लिए अरेंजमेंट मनी का हो सकता है, तब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। पर एवरी टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी एक मिथ है। तो मिथ सारे इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 मिथ लिखने के लिए आ सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने टोटल 4 पेजेस पढ़े हैं एंटरप्रेन्योर स्किल के। सो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी के बीच में क्या लिंक है, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप पर सोसाइटी का पॉजिटिव इम्पैक्ट, MSMEs का क्या मतलब होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम तरह के बिजनेस होते हैं, कैपिटल के अकॉर्डिंगली वो टर्नओवर देते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हमने पढ़ी, ये सारी क्वालिटीज़। फिर हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होते हैं। मैंने बोला था फंक्शन और रोल में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मिक्स एंड मैच करके अपने आंसर्स को बना सकते हो। नेक्स्ट आपने पढ़ा इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, और लास्ट में हमने पढ़े मिथ और द मिसकंसेप्शन ऑफ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है।